शुभ संध्या मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और अपने आगामी परीक्षा की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को मैंने समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में बहुत व्यापक स्तर पर यूनिट फर्स्ट में चर्चा किया। जो आपका समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय में यूनिट फर्स्ट था, समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में, वह था आपका समाजशास्त्र विद्या शाखा। क्या था? समाजशास्त्र विद्या शाखा। तो इस टॉपिक में आप लोगों को मैंने डिटेल में काफी स्तर पर चर्चा किया। दोस्तों, यह टॉपिक जब मैंने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को फर्स्ट इसमें जो चर्चा थी, यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र का आविर्भाव। आज मैं इसी टॉपिक से संबंधित एक टॉपिक है जो यूपीएससी आप लोगों से प्रश्न पूछते हुए दिखाई देता है। आज मैं इसी टॉपिक पर आप लोगों से चर्चा करूंगा। मैंने आपको इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा दिया हूं कि आपका जो यूरोप था उसमें कैसे आधुनिकता आ रही थी और कैसे समाज में उसके चेंजिंग आ रही थी और फिर समाजशास्त्र के उद्भव के लिए एक परिस्थिति तैयार हुई। इस पर मैंने आप लोगों से डिटेल में चर्चा किया। लेकिन आप लोगों से यूपीएससी जो है वह यहीं पर एक और प्रश्न पूछ लेता है, समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का योगदान। तो आज मैं आप लोगों से समाजशास्त्र के उद्भव में जो बौद्धिक शक्तियों का योगदान है उस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो मैंने आप लोगों को फ्री क्लासेस दिया, राइट, जो भी फ्री क्लासेस दिया उसी में आपको यह भी क्लासेस मैं फ्री में ही दूंगा। ठीक है, आप लोगों को फ्री क्लासेस में मैंने लगभग 13 क्लासेस ले चुका हूं, जहां पर मैंने यूरोप में आधुनिकता एवं सामाजिक परिवर्तन तथा समाजशास्त्र के आविर्भाव पर डिटेल पे चर्चा किया, फिर समाजशास्त्र एवं सामान्य बोध पर चर्चा किया, फिर समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से तुलना पर चर्चा किया। ठीक है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अब वह पेड बैच में क्लासेस मिलेगा, लेकिन समाजशास्त्र के उद्भव में जो बौद्धिक शक्तियों का योगदान है 2 पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, वो फ्री क्लासेस रहेगा। दोस्तों, समाजशास्त्र वैकल्पिक विषय की जो संस्था ने फीस रखा है वह 15,000 रुपए फीस है, जहां पर आपको मैं पूरे 2010 से 2020 तक जो भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल में एडमिशन लेता है, 2010 से 2020 तक जो उत्तर लेखन है, आंसर राइटिंग, वह फ्री में मिलेगा। ठीक है, वह फ्री में क्लासेस आपको लगभग 40-50 क्लासेस फ्री में मिलेगा। बाकी सोशियोलॉजी आंसर राइटिंग का एक प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया हूं 2010 से 20 तक। अगर कोई चाहता है कि मैं सिर्फ अकेले समाजशास्त्र के उत्तर लेखन में एडमिशन लूं, तो उसका जो फीस निर्धारित है वह 1199 रुपए है। लेकिन जो विद्यार्थी 10 जून से पहले एडमिशन ले लेता है उसको 10% फ्री, आपको जो फीस है 10% फ्री फीस जो है कम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट आपका मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आज हम अपने टॉपिक पे क्या चर्चा करेंगे? समाजशास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का योगदान। देखिए दोस्तों, कोई भी विचार जो होती है वह अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से उत्पन्न होती है।
कोई भी विचार, आप कोई भी विचार को जन्म होते देखिए, उसके सामाजिक पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार जो समाज शास्त्र का उद्भव जो आप एक विषय अथवा विचार के रूप में देखते हैं, वह यूरोपीय, जो यूरोप का समाज था, यूरोपीय समाज के सामाजिक पृष्ठभूमि पर ही आधारित है। दोस्तों, एक विषय के रूप में जो समाज शास्त्र का उद्भव है वह यूरोप में कब हुआ? 1838 ईस्वी में होता दिखाई देता है। 1838 में यूरोप में समाज शास्त्र का उद्भव हुआ और इसके जो पितामह थे वह अगस्त काम्ट जी कहलाए। समाज शास्त्र के पितामह कौन? अगस्त काम्ट। ठीक है, तो अगस्त काम्ट समाज शास्त्र के पितामह कहलाए। अब इस जो समाज शास्त्र का उद्भव आप यूरोप में देखते हैं, लेकिन इसका जो विकास है, उद्भव तो आप कहां देखें? समाज शास्त्र का उद्भव तो यूरोप में हुआ, लेकिन समाज शास्त्र का जो विकास है तेजी से हुआ, वह कहां पे दिखाई देता है? अमेरिका में। कहां पर? अमेरिका में। तो उद्भव तो यूरोप में हुआ, लेकिन इसका विकास कहां पे हुआ? अमेरिका में हुआ। ये जो सोशियोलॉजी है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक लैटिन शब्द है सोशियस, कौन? सोशियस, और एक यूनानी शब्द है लोगस, और जिनका शाब्दिक अर्थ है भाईचारे का अध्ययन, बंधुत्व का अध्ययन। मतलब कि आपके लैटिन शब्द सोशियस और यूनानी शब्द लोगस। ठीक है, यूनानी शब्द लोगस। किसका जन्म हुआ? सोशियोलॉजी का। सोशियोलॉजी का लैटिन शब्द सोशियस और यूनानी शब्द लोगस से जन्म होता है। सोशियस का अर्थ है बंधुत्व या भाईचारा, और लोगस का मतलब स्टडी, अध्ययन। तो दोस्तों, जो समाज शास्त्र का एक शाब्दिक अर्थ हुआ बंधुत्व का अध्ययन, भाईचारे का अध्ययन। अब दोस्तों, समाज शास्त्र के उद्भव में कुछ कारक जिम्मेदार थे। समाज शास्त्र के उद्भव में आपके दो कारक जिम्मेदार थे। समाज शास्त्र के उद्भव में दो कारक जिम्मेदार थे, एक सामाजिक और एक बौद्धिक। आज हम आप लोगों से इस पर चर्चा करेंगे। ये आपको सामाजिक टॉपिक मैंने डिटेल में हमारे जो फर्स्ट सेकंड क्लासेस थर्ड क्लासेस है वहां पर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब देखिए यहां पर सामाजिक वाले में क्या था, मैंने बताया था कि प्रारंभ में जो यूरोपीय समाज था वो क्या था? पूर्णतः धार्मिक था। चर्च और धर्म का जो था बहुत ज्यादा वर्चस्व था, वर्चस्व इनका बहुत तीव्र गति से था। तो दोस्तों, सामाजिक जीवन एवं समाज के सदस्यों के बीच जो उपस्थित संबंध, उन पर धार्मिक विश्वावलोकन का बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है। और जो धर्म एवं धार्मिक मान्यताएं थी उनको चुनौती बिल्कुल भी नहीं दी जा सकती थी, उनको चुनौती देना एक बहुत बड़ा कार्य था। तो जो धर्म है और जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जो चर्च के पादरी होते थे वह लौकिक जीवन के साथ साथ धार्मिक जीवन पर भी बहुत तीव्र गति से नियंत्रण रखे थे। परंतु यूरोपीय समाज में तीन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं थी। वह तीन प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं जो थी वह आपके सामाजिक परिवर्तन में आ जाता है। ठीक है, तो वह तीन घटनाएं क्या क्या थी? एक तो पुनर्जागरण,
एक तो आपका पुनर्जागरण, एक आपका फ्रांस की क्रांति, और तीसरा औद्योगिक क्रांति। लेकिन दोस्तों 2020 में आपके ये 3 जो कारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, इसकी चर्चा मैंने डिटेल में आप लोगों से कर चुका हूं, राइट। इसकी चर्चा मैंने डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर बौद्धिक में। तो अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? समाजशास्त्र के उद्भव में समाज शास्त्र के उद्भव में बौद्धिक शक्तियों का योगदान। ठीक है, अब हम आप लोगों से इस टॉपिक पर डिटेल में आप लोगों से चर्चा होगी। दोस्तों, कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता। यह बात जो है समाज शास्त्र पर भी लागू होती है। इसी संबंध में एक आपके विद्वान थे बियर स्टेट। कौन थे? बियर स्टेट। ठीक है, कोई भी विज्ञान जो है वह शून्य से आरंभ न हो सकता है। तो यह बात किस पर लागू हुई? समाज शास्त्र पर भी लागू होती है। इसी संबंध में बियर स्टेट का कहना है कि समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा, परंतु इसका इतिहास काफी छोटा। 1838 में समाज शास्त्र का उद्भव आपको दिखाई देता है, और 1838 से अगर आज वर्तमान में आप देखिए तो 200 वर्षों का भी अभी इतिहास पूरा नहीं किया है। लेकिन समाज शास्त्र का एक लंबा अतीत रहा है। यह नहीं कि अचानक से 1838 में समाज शास्त्र आपके बीच में दिखाई दे रहा है। इसके पीछे एक लंबा अतीत रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र का जो विषय वस्तु है वह बहुत पुराना है। इस विषय की उत्पत्ति के पूर्व भी इस पर गहन रूप से चिंतन होते रहे हैं। यह नहीं कि इस पर चिंतन नहीं होता रहा था, चिंतन होते रहे थे। लेकिन उन विषय वस्तुओं पर एक स्वतंत्र विषय के अंतर्गत हम वैज्ञानिक ढंग से चिंतन जो है उस वक्त नहीं कर रहे थे। वैज्ञानिक ढंग से चिंतन हमने कुछ ही दिनों पहले प्रारंभ किया। अर्थात कि जब जो कहा जा रहा है कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा, उस दौरान इस विषय वस्तु का जो अध्ययन था वह वैज्ञानिक ढंग से न होता रहा। वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन तो जब समाजशास्त्र का उद्भव 1838 में हुआ तब हमको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यूरोप एवं विश्व के अनेक देशों में कुछ ऐसे विचारक जो हैं समय समय पर आते रहे, जिनके विचारों ने समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में विकसित होने के रूप में बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी किया। अर्थात कि जो आप समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में देख रहे हैं, जिस समाजशास्त्र में आप वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन आप देख रहे हैं, तो यह यूरोपीय समाज में समय समय पर जो चिंतक थे उनके उत्पन्न होने के कारण यह दिखाई दिया। ऐसे ही दोस्तों एक टीबी बार्टमोर थे। टीबी बार्टमोर ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास पर कई चर्चा किया। टीबी बार्टमोर, ठीक है, क्या नाम था? टीबी बार्टमोर। तो टीबी बार्टमोर जो थे, इन्होंने टीबी बार्टमोर, ये जो टीबी बार्टमोर चिंतक थे, इन्होंने समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के
समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के कुल कितने चरण की चर्चा की? 4 चरण की चर्चा की। हम लोगों के डिस्कशन का बिंदु ये टीबी बार्टमोर के 4 चरण होंगे। यही आपके बौद्धिक शक्ति कहलाएंगे, जिन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत बड़ा योगदान दिया। अभी हमने आप लोगों से बहुत व्यापक स्तर पे यह चर्चा किया कि समाजशास्त्र का एक लंबा अतीत रहा। वैज्ञानिक ढंग से तो हमने सोचना कुछ दिनों पहले प्रारंभ किया, तो एक लंबा अतीत रहा। तो उस दौरान कुछ चिंतक डेवलप हो रहे थे। कुछ चिंतक जो थे उन्होंने समाज के विषय में गहन रूप से विश्लेषण कर रहे थे, उस पर अपने विचार दे रहे थे। तो हम जो है टीबी बार्टमोर के माध्यम से एक लंबा जो अतीत रहा, जिन चिंतकों ने समाज शास्त्र के संबंध में, समाज के संबंध में जो अपने विचार दे रहे थे, उस पर हम चर्चा आप लोगों से करने वाले हैं। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो अब प्रथम चरण, जो चरण की चर्चा है वह किन्होंने कहा? टीबी बार्टमोर। ठीक है, टीबी बार्टमोर। ठीक है, अब हमारा चर्चा का बिंदु कौन है? प्रथम चरण। ठीक है, अब हम किस पर चर्चा करेंगे? प्रथम चरण पर। तो प्राचीन जो यूनान था, उस वक्त 2 प्रमुख विचारक दिखाई देते हैं। प्राचीन यूनान में 2 प्रमुख विचारक। ठीक है, प्राचीन यूनान में 2 प्रमुख विचारक। उनका नाम क्या था? जो 2 प्रमुख विचारक थे उनका नाम था प्लेटो और अरस्तु। ठीक है, प्राचीन यूनान में ये 2 प्रमुख विचारक। ठीक है, अब दोस्तों ये जो प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। और प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ठीक है, मतलब कि अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात और अरस्तु के शिष्य सिकंदर। ठीक है, तो प्लेटो की एक बहुत प्रसिद्ध कृति है द रिपब्लिक। कौन सा? द रिपब्लिक। सभी लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। द रिपब्लिक ये प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें इन्होंने अपने न्याय के विचार को दिया। और अरस्तु की एक प्रमुख पुस्तक थी इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। क्या थी? इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इथिक्स एंड पॉलिटिक्स। बहुत इनके अरस्तु की प्रसिद्ध ग्रंथ और प्लेटो की प्रसिद्ध ग्रंथ। ये जो इन्होंने कृतियां दी, इसमें जो सामाजिक जीवन के कई पहलुओं थे, अर्थात कि ये दोनों लोग अपने प्रमुख ग्रंथों के माध्यम से सामाजिक जीवन के प्रमुख पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। सामाजिक जीवन के जितने प्रमुख पहलू थे इस पर विस्तृत चर्चा की। और इन पुस्तकों में जो पारिवारिक जीवन है, रीत रिवाज है, स्त्रियों की जो स्थिति है आदि की बहुत स्पष्ट रूप से व्याख्या की। अब जो प्लेटो की द रिपब्लिक थी उस पर हमको चर्चा करने की आवश्यकता है। प्लेटो की द रिपब्लिक। ठीक है, वेट,
बहुत जल्दी मैं बता रहा हूं, अभी आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। प्लेटो की द रिपब्लिक, ठीक है, हम लोग अब इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ये विभिन्न, प्लेटो जो थे वो संवाद शैली को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, अर्थात कि जिसको कहते हैं डिबेट, वाद विवाद। तो विभिन्न व्यक्तियों में लंबे समय तक जब संवाद हुआ, उसके माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया कि हमारा किससे सरोकार होना चाहिए, न्याय से सरोकार होना चाहिए। इन्होंने अपने द रिपब्लिक में ये चीजें कहा। और फिर प्लेटो आगे कहते हैं कि मनुष्य की आत्मा में, अर्थात कि यह जो मानव है, ठीक है, यह जो मानव है ठीक है, तो इस मानव के आत्मा में त्रिगुणात्मक संबंध पाया जाता है। तो वह त्रिगुणात्मक अर्थात कि उसके आत्मा में 3 गुण विद्यमान होते हैं, एक विवेक, एक साहस और एक इच्छा। अर्थात कि प्लेटो कहते हैं अपने द रिपब्लिक के माध्यम से कि मनुष्य के आत्मा में 3 तत्व होते हैं, 3 तत्व। कौन कौन सा? कौन कौन सा? विवेक, साहस और इच्छा। विवेक, साहस और तीसरा क्या? इच्छा। यह प्लेटो जी कहते हैं कि मनुष्य के आत्मा में ये 3 तत्व होते हैं, विवेक, साहस, इच्छा। अब यह तीनों को समन्वित कर दिया जाए तो मनुष्य क्या बन जाएगा? न्यायी। अर्थात कि इन तीनों को अगर क्या कर दिया जाए? समन्वित कर दिया जाए। इन तीनों को समन्वित कर दिया जाए तो मनुष्य क्या हो जाएगा? तो मनुष्य न्यायी हो जाएगा। ऐसा किसका कहना है? प्लेटो का। अर्थात कि इन तीनों को अगर हम क्या कर दें? समन्वय कर दें तो यह जो मानव है वह क्या बन जाएगा? न्यायी। लेकिन प्लेटो आगे कहते हैं कि ये तीनों गुण कुछ एक मात्रा में सभी मनुष्य में पाया जाता है। अर्थात कि हर एक मानव के अंदर ये विवेक, साहस और इच्छा तीनों तत्व तो विद्यमान है ही, लेकिन कुछ एक मात्रा में जो है ज्यादा मनुष्य में पाया जाता है। मतलब यह नहीं है कि किसी में साहस की मात्रा बहुत ज्यादा हो सकती है, विवेक और इच्छा की भावना कम हो सकती है। किसी में विवेक बहुत ज्यादा हो सकता है, साहस और इच्छा कम। किसी में इच्छा बहुत ज्यादा, विवेक और साहस कम। तो तीनों गुण कुछ एक मात्रा में सभी मनुष्य में पाए जाते हैं। मतलब कि ये नहीं कि हर एक मानव के अंदर एक गुण बिल्कुल विद्यमान है और दोनों गुण है ही नहीं। मतलब कि कुछ एक मात्रा में सभी में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रत्येक मनुष्य में इन तीनों गुणों में कोई एक गुण जो होता है वह प्रधानता में होता है, ठीक है। अर्थात कि यह मान लो कि इसका नाम जो है, नाम है रोशनी, ठीक है। अब प्लेटो का कहना है कि रोशनी के अंदर तीनों गुण कुछ एक मात्रा में विद्यमान है, ठीक। कुछ एक मात्रा में यह रोशनी के अंदर गुण विद्यमान है, लेकिन रोशनी के अंदर कुछ इन 3 गुणों में से कुछ एक ऐसा गुण होगा जो ज्यादा प्रधान होगा, राइट। कुछ एक गुण ज्यादा प्रधान होगा, ठीक है। तो अर्थात कि मान लो कि रोशनी के अंदर जो है ये विवेक का तत्व ज्यादा प्रधान है और साहस और इच्छा कम है, राइट। अब आगे प्लेटो क्या कहते हैं?
ठीक है। आगे प्लेटो कहते हैं कि इसलिए राज्य में इन 3 गुण के आधार पर 3 वर्ग दिखाई देंगे। अर्थात कि इस 3 गुण, ये जो 3 गुण है मानव के अंदर, इस 3 गुण के आधार पर अब राज्य में 3 वर्ग भी देखने को मिलेगा। अब जिसके अंदर विवेक का तत्व ज्यादा प्रधान है तो वह क्या कहलाएगा? दार्शनिक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दार्शनिक वर्ग। जिसमें कौन सा तत्व विद्यमान है? विवेक का तत्व। अर्थात कि रोशनी जो है वह क्या है? अब उन दार्शनिक वर्ग में कहलाएंगे। अब मान लो कि यह मनुष्य रोशनी न होकर, क्या नाम है इसका? इसका नाम मान लो कि विपुल है। तो अब मान लो कि विपुल के अंदर साहस तत्व ज्यादा विद्यमान है, साहस तत्व बहुत ज्यादा विद्यमान है। तो अब ये सैनिक वर्ग, एक दूसरा वर्ग क्या बना? सैनिक वर्ग। ठीक है, ये साहस से उत्पन्न हुआ। देखिए प्लेटो का कहना इन्हीं 3 गुण के आधार पर क्या मिल रहा है? 3 वर्ग जन्म हो रहा है। तो एक दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक का तत्व प्रधान है, एक सैनिक वर्ग जिसके अंदर साहस तत्व विद्यमान है, और इच्छा तत्व जिसमें विद्यमान है वह क्या कहलाएगा? वह उत्पादक वर्ग कहलाएगा। उत्पादक वर्ग। ठीक है, जिसमें इच्छा तत्व विद्यमान है। मान लो कि ये अनुराग है और इसमें इच्छा तत्व विद्यमान है, तो अब यह जो है अनुराग हो गए, ये साहसी विपुल हो गए और ये रोशनी हो गए। अर्थात कि अब रोशनी जो है वह सब कुछ देख रेख करेंगी, जो रक्षा कार्य है वह विपुल जी संभालेंगे, उत्पादक कार्य जो है अनुराग जी संभालेंगे, ऐसा प्लेटो का कहना है। ठीक है, तो प्लेटो के अनुसार सभी वर्ग अपना कार्य करेंगे तथा दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। अर्थात कि ये वर्ग अपना अपना काम करिए, लेकिन किसी एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं, कि विवेक वाला सैनिक वर्ग में हस्तक्षेप करे, सैनिक वाला उत्पादक वर्ग में हस्तक्षेप करे, तो हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपना कर्तव्य निभाएगा। तब समाज व राज्य में क्या स्थापना हो जाएगी? तो समाज में और राज्य में न्याय की स्थापना हो जाएगी। किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की स्थापना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई एक दूसरा वर्ग किसी दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जिसके अंदर जो तत्व प्रधान है वह उस तत्व के आधार पर अपना वर्ग संभाल रहा है। जिसके अंदर विवेक तत्व वो दार्शनिक वर्ग, जिसके अंदर साहसी है सैनिक वर्ग संभाले, जिसके अंदर इच्छा तत्व विद्यमान है वह उत्पादक वर्ग। तो द रिपब्लिक के माध्यम से प्लेटो समाज व राज्य में न्याय की स्थापना करने का एक प्रयास किया। राइट, अब एक अरस्तु है, तो अरस्तु ने एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, ठीक है, अरस्तु, ठीक, प्रमुख ग्रंथ क्या? एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। अब ये जो दोस्तों अरस्तु है, इनका कहना है कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। अर्थात कि इन्होंने मानव को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ माना। ठीक है, समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। समाज द्वारा सुसंस्कृत यह जो मानव है सभी प्राणियों में
क्या है? सभी जीवों में यह मानव श्रेष्ठ है। लेकिन जब यह मानव कानून तथा न्याय के बिना जीवन यापन करने लगता है, यही जो मानव है, जब यह कानून तथा न्याय के बिना अपना जीवन जीने लगता है, जीवन व्यापन करने लगता है, तो यह मानव क्या हो जाता है? निकृष्ट हो जाता है, आतताई हो जाता है, आतताई हो जाता है। तो अरस्तु ने ऐसे मानव के लिए क्या शब्द यूज किया? तो यह मानव या तो राक्षस है या तो जानवर, अर्थात कि समाज द्वारा सुसंस्कृत मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, लेकिन जब वह मानव कानून तथा न्याय के बिना जीवन यापन करने लगता है, वह निकृष्टतम हो जाता है। और अरस्तु ने अपने शब्दों में ऐसे मानव को राक्षस या जानवर की संज्ञा दी। अरस्तु ने एक और बहुत अच्छा कथन कहा कि गरीबी के कारण ही क्रांति और अपराध का जन्म होता है। अर्थात कि अरस्तु ने कहा कि जो गरीबी है, अर्थात कि एक समाज में अगर गरीबी का बहुत व्यापक स्तर दिखाई देता है, ठीक, ये सोसाइटी है, समाज है, और इस समाज में इतने परसेंटेज अमीर है और एक व्यापक स्तर पे आपको गरीबी दिखाई दे रहा है, ठीक है, व्यापक स्तर पर गरीबी दिखाई दे रहा है। तो गरीबी के कारण असंतोष जन्म लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। और असंतोष जन्म लेगा तो वह क्रांति का परिचायक बन जाएगा, और या तो व्यक्ति अपने गरीबी को मिटाने के लिए अपराध करना शुरू करेगा। तो अरस्तु का कहना था कि गरीबी के कारण ही क्रांति और अपराध का जन्म होता है। फिर अरस्तु ने एक बहुत अच्छा और लाइन कहा। इनका कहना है कि राज्य में, अर्थात कि कोई स्टेट है, ये आपका कोई राज्य है। अरस्तु का कहना है कि मान लो कि यह कोई राज्य है, तो अरस्तु का कहना है कि राज्य में न अधिक पूंजीपति हो, अर्थात कि बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म भी न हो, न अधिक पूंजीपति हो, और न ही अधिक गरीब भी हो, ठीक है, पुअर, पॉवर्टी, ठीक है। अर्थात कि अरस्तु का कहना है कि राज्य में न अधिक पूंजीपति हो और न अधिक गरीब ही हो। तो क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा सा वेट, मैं बता रहा हूं। तो अरस्तु का कहना है कि राज्य में न अधिक पूंजीपति हो, ठीक है, न अधिक पूंजीपति हो और न अधिक गरीबी, ठीक है। तो अरस्तु ने कहा कि कोई भी राज्य में न अधिक पूंजीपति हो और न ही अधिक गरीब हो, तो क्या हो? तो मध्यम वर्गीय ज्यादा मात्रा में हो। कौन? मध्यम वर्गीय। मध्यम वर्गीय की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में हो तो ऐसा राज्य जो है बहुत समृद्ध होगा।
अर्थात कि अरस्तु का कहना है कि न अधिक पूंजीपति हो और न अधिक गरीबी हो, तो क्या हो, तो मध्यम वर्गीय अधिक मात्रा में हो। तो प्रथम चरण में आपको इन विद्वानों को टीबी बाटमोर साहब समझाने का प्रयास करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है, कोई भी दिक्कत हो। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि यह थोड़ा वैज्ञानिक ढंग से न हो, लेकिन समाज के विषय में ही तो क्या कर रहे हैं, यह सब अपने मत को व्यक्त कर रहे हैं। अब आते हैं द्वितीय चरण में, देखते हैं कि क्या टीबी बाटमोर साहब कहते हैं, ठीक है। द्वितीय चरण, सेकंड चरण, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकंड चरण पर, अपनी आगे की चीजें जानते हैं। तो दोस्तों यह जो चरण है यह 6वीं से 14वीं शताब्दी के काल तक हम लोग क्या लेंगे, इन चीजों को समझेंगे। कहां से, 6वीं से 14वीं शताब्दी का काल आपका क्या माना जाएगा, सेकंड चरण, ठीक है। अब इस पूरे चरण में जो सेकंड चरण था, 6वीं से 14वीं शताब्दी का काल, यहां पर सामाजिक जीवन की अधिकांश व्याख्याएं दार्शनिक हुआ करती थी। जो भी सामाजिक जीवन की जितनी भी व्याख्याएं थी कैसी होती थी, दार्शनिक रूप से, और जिनका समय समय पर धर्म का भी सहारा लिया जाता था। ऐसा नहीं है कि धर्म का सहारा नहीं लिया जाता था। तो सामाजिक जीवन की अधिकांश व्याख्याएं कैसी होती थी यहां पर, तो सामाजिक जीवन की अधिकांश व्याख्याएं व्याख्या दार्शनिक थी, और समय समय पर धर्म का भी क्या लेते थे, सहारा लिया जाता था, ठीक है। समय समय पर क्या किया जाता था, धर्म का भी सहारा लिया जाता था। लेकिन ये जो सेकंड चरण था, अभी अगर यह चीज कहा जाए तो यहां पर वैज्ञानिकता का अभाव है, अर्थात कि यहां पर विज्ञान का अभाव है। अगर धर्म का आप सहारा ले रहे हैं तो क्या है, विज्ञान का अभाव है। लेकिन 6वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के जो काल था, यहां पर सामाजिक जीवन की अधिकांश व्याख्याएं दार्शनिक और धर्म का भी समय समय पर सहारा लिया जाता था। तो इसका मतलब विज्ञान का तो अभाव है। लेकिन जैसे ही इस सेकंड चरण का अंतिम फेज था, जब अंत में हम आते हैं सेकंड चरण के अंतिम फेज में, तो सेकंड चरण के अंत में, ठीक है, सेकंड चरण के अब हम कहां आ रहे हैं, अंतिम में। तो यहां पर कुछ ऐसे चिंतक मिले जिनके विचार से हमें मालूम हुआ कि उस काल में भी दर्शन और धर्म की जगह तर्क भी प्रधान थे। कुछ चिंतक मिले जिनसे क्या पता चला कि दर्शन और धर्म की जगह तर्क को प्रधानता दी जाती थी, ठीक है। तो इस अंत में कुछ चिंतक मिले, कुछ चिंतक दिखाई दिए जिनसे यह पता चला कि दर्शन और धर्म की जगह तर्क भी दिखाई देता है। अब जैसे ही तर्क की बात की तो अर्थात कि कहीं ना कहीं विज्ञान जो है यहां से जन्म लेना शुरू हो गया। समझ में आया? किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वह कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो इस दूसरे चरण के अंतिम फेज में कुछ चिंतक मिलना शुरू हो गए। वो चिंतक कौन थे? थॉमस एक्विनास और दांते। तो कौन? थॉमस
अक्विनाश और दांते। कौन? थॉमस अक्विनाश और दांते। अब ये सब आपके कुछ प्रमुख विचारक देखने को मिलने लगे। अब इनमें क्या है कि दर्शन और धर्म की जगह तर्क को प्रधानता दी जाती थी। तो इन विचारकों में मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना। इन्होंने अरस्तु को ने भी मनुष्य को क्या माना? सामाजिक प्राणी। थॉमस एक्विनास और दांते भी मनुष्य को क्या माने? मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना। ठीक है, थॉमस एक्विनास और दांते भी मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना, लेकिन सामाजिक प्राणी मानने के साथ साथ समाज की परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किए। समाज की परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किए। अर्थात कि समाज में हर एक चीज हूबहू नहीं रह सकती है। समय और परिस्थिति के अनुसार समाज में परिवर्तन भी होता है। हां, हालांकि मनुष्य समाज में रहता है। मनुष्य के समाज में रहने के कारण लोगों में अंतःसंबंध होता है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, वह समाज के बिना मनुष्य का अस्तित्व विहीन है। लेकिन उन्होंने समाज में परिवर्तनशीलता को भी स्वीकार किया। इसके साथ भी यह उन्होंने माना कि परिवर्तन के पीछे निश्चित रूप से कुछ नियम और शक्तियां कार्य करती है। अर्थात कि ये जो परिवर्तन हो रहा है इस समाज में, इसके पीछे कोई न कोई नियम और कोई न कोई शक्तियां कार्य कर रही है, तभी जाकर समाज में परिवर्तन हो रहा है। तो इन्होंने इसके साथ साथ यह भी माना कि परिवर्तन के पीछे निश्चित रूप से कुछ नियम और कुछ शक्तियां कार्य करती हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इन विचारकों के चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रभाव दिखने लगा। सभी को समझ में आया? तो यह टीबी बार्टमोर द्वारा द्वितीय चरण है। जो चिंतक हैं, जिनमें बौद्धिक शक्तियों के माध्यम से समाज की रूपरेखा को दर्शा रहे हैं, और यही रूपरेखा समाजशास्त्र के उद्भव की एक कहानी भी लिखेंगे। तो दोस्तों, ये आपका द्वितीय चरण हुआ। अब आते हैं तृतीय चरण। ठीक है, अब हम तृतीय चरण में चीजों की व्याख्या करते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर लेना, और सभी चीजें आपको बताएंगे, कोई भी समस्या मत लेना। ठीक है, तृतीय चरण। थर्ड फेज। ठीक है, अब हम तृतीय चरण में आपको लेके चल रहे हैं। अब यह लगभग कहा जाए तो 14वीं शताब्दी के जस्ट 14वीं शताब्दी में ही आपको अंत में क्या दिख रहा है? वैज्ञानिकता की ओर एक झलक दिखाई दी थॉमस एक्विनास और दांते के विचार में। ठीक है, तो लगभग कहा जाए तो तृतीय चरण वहीं से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम तृतीय चरण को 15वीं शताब्दी से आरंभ देखते हैं। कहां से? 15वीं शताब्दी। ठीक है, 15वीं शताब्दी से हम इसको क्या करते हैं? आरंभ होते देखते हैं। और ये जो है समाज शास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार की। समाज शास्त्र की पृष्ठभूमि
आपको यहां से तैयार होता दिखाई देता है। अभी आप यहीं पर हॉब्स लॉक रूसो को समझेंगे। तो 15वीं शताब्दी से आपका थर्ड फेज प्रारंभ होता है और समाजशास्त्र के उद्भव की एक पृष्ठभूमि तैयार होती है। इसमें सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत चर्चा देखने को मिलती है, अर्थात कि जो सामाजिक जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण पक्ष है, विस्तृत चर्चा आपको देखने को मिलती है। अब जैसे हॉब्स लॉक रूसो, ये ऐसे दार्शनिक चिंतक हैं जिन्होंने सामाजिक जीवन के बहुत विभिन्न पहलुओं पर बड़ा विस्तृत चर्चा की। तो हॉब्स लॉक रूसो आदि जो दार्शनिक हैं, उन्होंने समाज के उद्भव की बड़ी व्यापक स्तर पर चर्चा की और इन तीनों विद्वानों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत भी दिया। हॉब्स लॉक रूसो, ठीक है, हॉब्स लॉक रूसो। और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। ठीक, किसका सिद्धांत दिया? सामाजिक समझौते का। अब आते हैं हॉब्स के सामाजिक समझौते की चर्चा करते हैं, लॉक के सामाजिक समझौते की चर्चा करते हैं, फिर रूसो की। ठीक है, हॉब्स, एक एक करके अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत पूछ लेना, कोई भी समस्या नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, कोई भी समस्या हो तुरंत बेहिचक आप चीजों को पूछिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट करते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चर्चा क्या करने वाले? हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, एक एक करके थिंकर को हम लोग समझते हैं कि हॉब्स के क्या सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, लॉक के क्या है, रूसो को क्या है। ठीक है, चल, तो हॉब्स के हम सामाजिक समझौते के सिद्धांत को समझते हैं। हॉब्स कहां के रहने वाले थे? तो इंग्लैंड के थे। कहां के? इंग्लैंड। इंग्लैंड के ये थे और इनके ऊपर 1642 के गृह युद्ध का, सिविल वॉर का बहुत गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो 1642 में इंग्लैंड में राजवंश था, तो जो हॉब्स थे वो उस वक्त राजवंश के संपर्क में थे। तो इसी कारण इनकी जो विचारधारा थी वो राजतंत्रवादी थी। इनकी जो विचारधारा थी राजतंत्रवादी थी। ठीक है, विचारधारा राजतंत्रवादी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त राजवंश था और उसके संपर्क में ये थे, तो विचारधारा राजतंत्रवादी थी। अब हॉब्स के समय इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थक के बीच तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। उसी का नाम 1642 का गृह युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त परिवर्तन के दौर पे था और राजतंत्र और प्रजातंत्र पर व्यापक स्तर पर तनाव जो है चल रहा था। उसी को 1642 का सिविल वॉर कहते हैं। तो इस विवाद के संबंध में हॉब्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना
अर्थात कि एक पावरफुल राजतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। अगर एक शक्तिशाली राजतंत्र नहीं हुआ तो क्या होगा? तो शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है उस देश में। शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो एक शक्तिशाली राजतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। इसी कारण इन्होंने अपनी एक प्रमुख पुस्तक क्या लिखा? लेवियाथन। ठीक है, प्रमुख पुस्तक लेवियाथन इनकी प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, ग्रंथ क्या नाम है? लेवियाथन, जिसका अर्थ है सुपर एनस, सर्वोच्च शक्ति। सुपर एनस अर्थात कि सर्वोच्च शक्ति। लेवियाथन का अर्थ क्या हुआ? सुपर एनस, सर्वोच्च शक्ति। और इसी में इन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया। ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत को दिया। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि जो लेवियाथन में इन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया उसमें मानव का स्वभाव क्या था, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। मानव स्वभाव, तब हम जाकर इनके प्राकृतिक अवस्था को समझ पाएंगे। मानव स्वभाव न समझ पाए तो नहीं समझ सकते हैं। तो हम उस समय के मानव स्वभाव को जानते हैं कि मानव का स्वभाव क्या था। तो गृह युद्ध का दौर था, 1642 का गृह युद्ध का दौर था ब्रिटेन में। तो गृह युद्ध के कारण हॉब्स के सामने जो मानव स्वभाव का घृणित पक्ष देखने को मिला, क्योंकि गृह युद्ध था, प्रजातंत्र और राजतंत्र में एक तनावपूर्ण विवाद चल रहा था। तो हॉब्स राजतंत्र के संपर्क में थे तो उनका विचारधारा राजतंत्रवादी थी। तो हॉब्स की मन मस्तिष्क में जो मानव स्वभाव का पक्ष दिखा वह एक घृणित पक्ष दिखाई देता है, जिसके कारण मनुष्य एक स्वार्थी और अहंकारी प्राणी है। अर्थात कि हॉब्स ने मानव स्वभाव को क्या कहा? मनुष्य एक स्वार्थी एवं अहंकारी प्राणी है और वह शक्ति से स्नेह करता है। पावर, उसको पावर चाहिए, शक्ति, वह अत्यधिक शक्तिशाली बनना चाहता है, वह शक्ति से स्नेह कर रहा है, लेकिन स्वभाव से बहुत बड़ा सेल्फिश है। हालांकि इन्होंने माना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, परंतु सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वह स्वार्थी अहंकारी प्राणी है। उसके अंदर दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, परोपकार का अभाव है। तो कार्ल मार्क्स ने हॉब्स ने मानव स्वभाव के घृणित पक्ष को रखा, घृणित पक्ष, और स्वभाव से स्वार्थी एवं अहंकारी माना। अहंकारी, स्वार्थी एवं अहंकारी माना। समझ में आया? तो मानव स्वभाव का कैसा पक्ष रखा? घृणित पक्ष। ठीक है, और स्वभाव से स्वार्थी एवं अहंकारी माना। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप लोगों को हॉब्स पहले समझा देते हैं 5-10 मिनट में, 7 मिनट में, फिर उसके बाद लॉक रूसो अगले लेक्चर में बताएंगे। ये क्रम चलता रहेगा, 3 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो मानव स्वभाव के क्या रखे? घृणित पक्ष को रखा और मानव स्वभाव को उन्होंने बताया, और इसी के आधार पर इन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया। प्राकृतिक अवस्था, ठीक है,
अब जब मानव स्वभाव का उन्होंने पक्ष रखा हॉब्स ने और प्राकृतिक अवस्था का जब चित्रण करना शुरू किया, तो यहां पर इन्होंने कहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का हाल था। अर्थात कि जिसके पास ताकत है उसी के पास सत्ता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भूखे भेड़िए की तरह व्यक्ति शक्ति की ओर बढ़ता चला जा रहा है। वह शक्ति को हासिल करना चाहता है। और हॉब्स ने जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया, वहां पर यह हाल था कि एक ताकतवर व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है, उसके पास पावर बहुत है, लेकिन एक कमजोर व्यक्ति भी उस ताकतवर व्यक्ति को मार सकता है। वह कमजोर व्यक्ति अपने विवेक के माध्यम से उस ताकतवर व्यक्ति का खात्मा कर सकता है। तो कुछ इस आधार पर प्राकृतिक अवस्था थी कि लोग शक्ति के पीछे भागे जा रहे थे और शक्ति ही सत्य रूप से वह धारण कर लिए थे। यहां पर उनको न्याय और अन्याय का कोई भी ज्ञान ही नहीं था। तो यहां पर प्राकृतिक अवस्था की कैसी स्थिति बनी थी? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पावर उसकी सत्ता। अब यहां पर कुछ समझौता तो होना अत्यंत आवश्यक है। समझौते के बिना चीजें गड़बड़ हो सकती है। तो अब यह सामाजिक समझौता क्यों होगा? इसके पीछे कुछ कारण होंगे। तो हम जानते हैं सामाजिक समझौते के कारण। समझौते के कारण हम इसको स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक समझौते के कारण क्या है। तो दोस्तों, जब जिसकी लाठी उसकी भैंस का हाल था, तो जीवन और संपत्ति दोनों असुरक्षित था कि नहीं? आप सोचिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो व्यक्ति तो मार काट, बिल्कुल चारों तरफ हाहाकार था। प्राकृतिक अवस्था में लोग बिल्कुल ताकतवर व्यक्ति कमजोर को मारे जा रहा था और कमजोर व्यक्ति भी अपने विवेक के माध्यम से ताकतवर को मार रहा था। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का तो हाल था ही। तो प्राकृतिक अवस्था, तो सामाजिक समझौते के कारण में क्या होगा कि लोगों की क्या चीजें असुरक्षित थी? तो जीवन और संपत्ति। जीवन और संपत्ति दोनों क्या था व्यक्ति का? बिल्कुल असुरक्षित था। मृत्यु और संहार का भय बहुत व्यापक स्तर पर था। व्यक्ति इससे बचना चाहेगा ना भाई, मरने से कौन बचना नहीं चाहता है? सभी लोग बचना चाहते हैं। तो मृत्यु और संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वह इस असहनीय जिसकी लाठी उसकी भैंस, भूखे भेड़िए की तरह लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, इस प्राकृतिक अवस्था का अंत करना अत्यंत आवश्यक है। तो इस अंत करने के उद्देश्य से व्यक्ति ने एक सामाजिक समझौता किया। ठीक है, तो व्यक्ति ने क्या किया? एक सामाजिक समझौता किया। तो अब आगे देखते हैं क्या सामाजिक समझौता होता है। तो दोस्तों, अब राजनीतिक समाज का एक निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है। बिना राजनीतिक समाज के निर्माण के सामाजिक समझौता नहीं हो सकता है। तो व्यक्ति अब क्या सामाजिक समझौता करता है, यह चीज जानना जरूरी है। सामाजिक समझौता। और इस सामाजिक समझौते के माध्यम से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करना है। किसका? राजनीतिक समाज का। ठीक है, अब 1 घंटे के ऊपर हो गया तो लॉक रूसो भी समझा देंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि राजनीतिक समाज का निर्माण हो रहा है। अब आगे देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि 2 पक्ष बैठ गए। एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है। ठीक है, अब देखिए, समझिए। अब ये क्या हुआ कि
दो पक्ष बैठ गए, दोनों पक्ष। अब यहां पर निर्णय क्या निकल के आता है, ये चीजें हमें समझना अत्यंत आवश्यक है। अब यहां पर यह हुआ कि इस पक्ष ने कहा कि मैं अपने शासन शक्ति के समस्त अधिकार इस व्यक्ति या इस सभा को सौंप रहा हूं। समस्त शक्ति एवं अधिकार, इस पक्ष ने कहा ठीक है, 1 मिनट, इस पक्ष ने कहा कि मैं अपने समस्त शासन शक्ति एवं अधिकार इस व्यक्ति या इस सभा को सौंप दे रहा हूं, बशर्ते कि ये भी अपने समस्त शासन शक्ति एवं अधिकार इसको सौंप दे। अधिकार इसको सौंप दे। अब जब दोनों पक्ष ने अपने शासन शक्ति के समस्त अधिकार इस व्यक्ति या सभा को सौंप दिया है, अब इन दोनों के लिए निर्णय कौन लेगा? तो इन दोनों के लिए निर्णय लेने का अधिकार अब इस सभा को है, इस व्यक्ति को है। यह एक सामाजिक समझौता हो गया। अब यह नहीं होगा कि अगर इस समझौते को कोई तोड़ता है तो तुरंत प्राकृतिक अवस्था में पुनः वापसी, और व्यक्ति को अपने जीवन का भय और अपने संपत्ति का भय भी था। इस कारण वह सामाजिक समझौते के सिद्धांत को तोड़ना नहीं चाहेगा। यह दोस्तों हॉब्स के सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। किसी को कोई दिक्कत तो वो पूछ सकता है, कोई भी समस्या हो आप पूछ लीजिए, आपको चीजें बता दिया जाएगा। अब आते हैं लॉक। लॉक सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं हम लॉक के विषय में जानते हैं। तो लॉक जो थे दोस्तों वह उदारवाद के समर्थक थे। किसके? उदारवाद के। उदारवाद के समर्थक थे। ठीक है, किसके? उदारवाद के बड़े समर्थक थे। और दोस्तों इनके ऊपर जो है इंग्लैंड के रक्तहीन क्रांति का व्यापक प्रभाव था। 1688 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में एक रक्तहीन क्रांति हुई थी, और इस 1688 की क्रांति, रक्तहीन क्रांति का लॉक के ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव था। अब दोस्तों ये सोचिए कि रक्तहीन क्रांति जो है, रक्तहीन क्रांति बिना एक बूंद रक्त गिराए जहां क्रांति हो जाए, तो यह सोचिए कि वहां पर शांति और समृद्धि बहुत अच्छे स्तर पे होगा। तो लॉक इसी कारण तो उदारवाद के समर्थक निकले। देखिए, हर एक परिस्थिति के आधार पर चिंतक जन्म लेता है। जैसी परिस्थिति होती है उसका वैसे विचारधाराएं होती है। हॉब्स की विचारधाराएं इंग्लैंड के राजतंत्र का प्रभाव था, इसी का राजतंत्रवादी था, लेकिन इनके ऊपर रक्तहीन क्रांति का प्रभाव था। तो इस आधार पर इन्होंने मानव स्वभाव को किस प्रकार प्रस्तुत किया, यह जानिए। अब इन्होंने मानव स्वभाव को किस आधार पर रखा? अभी हॉब्स में मानव का स्वभाव कैसा था? स्वार्थी एवं अहंकारी।
किसी भी प्रकार का परोपकार का भाव नहीं, न उसके अंदर प्रेम न करुणा। इसी कारण उसका प्राकृतिक अवस्था, ले जिसके पास ताकत है सब लूट उट के सब रख लो, शक्ति हासिल करना। लेकिन हॉब्स के विपरीत लॉक का जो मानव था वह विवेकशील प्राणी था, विवेक उसके अंदर प्रधान था। हॉब्स के विपरीत लॉक के अंतर्गत जो मानव का स्वभाव था वह मानव का स्वभाव बहुत विवेकपूर्ण था, विवेकशाली प्राणी माना गया। अब यहां पर प्राकृतिक अवस्था कैसा होगा? प्राकृतिक अवस्था ठीक है। अब यहां पर प्राकृतिक अवस्था को समझना पड़ेगा कि किस आधार पर यहां पर प्राकृतिक अवस्था है। तो दोस्तों यहां पर कोई युद्ध की स्थिति तो थी नहीं, कोई युद्ध की स्थिति थी तो जब युद्ध की स्थिति नहीं है तो क्या होगा? शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता, रक्षा आदि की अवस्था थी। तो मतलब कि यहां जो प्राकृतिक अवस्था थी वह शांति की अवस्था थी। क्या थी? शांति, सद्भाव, परोपकार, रक्षा। ठीक है। तो कोई युद्ध की स्थिति तो नहीं थी नहीं, तो यहां पर प्राकृतिक अवस्था कुछ इस प्रकार था। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का संचालन जो है वह प्राकृतिक नियम से था तथा व्यक्ति को इन प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। अर्थात कि लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था का संचालन होता था, ये जो प्राकृतिक अवस्था है इसका संचालन किससे होता था? प्राकृतिक नियम से होता था। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसका संचालन प्राकृतिक नियम से होता था तथा व्यक्ति के इन प्राकृतिक नियम के अनुसार ही व्यक्ति को कुछ प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। क्या प्राप्त थे? प्राकृतिक अधिकार। और दोस्तों इस प्राकृतिक अधिकार में कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे? तो जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, ये 3 अधिकार थे। कौन कौन? जीवन, स्वतंत्रता और तीसरा संपत्ति। राइट। तो ये 3 प्राकृतिक अधिकार मौजूद थे। अब दोस्तों यहां सामाजिक समझौता कैसा होगा? ठीक है, तो यहां पर सामाजिक समझौता देखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लॉक में सामाजिक समझौता देखेंगे। तो यहां 2 प्रकार की समझौता होती है। ठीक है, हम फर्स्ट को समझते हैं पहले, फिर सेकंड को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट सामाजिक समझौता। तो भैया जो प्राकृतिक अधिकार 3 हैं, कौन कौन से? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ये आपको क्या 3 प्राकृतिक अधिकार मौजूद थे। तो इस 3 चीज की रक्षा के लिए समाज की स्थापना होती है। अर्थात कि जो समाज स्थापित हो रही है वह व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए हो रही है। समाज की स्थापना तीन प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा के लिए क्या हो रहा है? समाज आपका स्थापित हो रहा है।
अब व्यक्ति अपने समस्त अधिकार समाज को नहीं दिया है। क्या समस्त अधिकार समाज को दिया है? नहीं। व्यक्ति ने सिर्फ 3 प्राकृतिक अधिकार को ही समाज को सौंपा है। समस्त अधिकार व्यक्ति ने अपना नहीं दिया है। व्यक्ति के इन 3 की जीवन की रक्षा करिए, स्वतंत्रता हमारा बनाए रखिए और संपत्ति की रक्षा करिए। तो व्यक्ति ने अपने सारे अधिकार को समाज को नहीं सौंपा है, अपितु जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का भार किसको सौंप दिया? समाज को सौंप दिया। अब जो इन अधिकारों का कोई मान लो कि खंडन करता है और कोई इन अधिकारों का खंडन करता है तो समाज द्वारा उसको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। समाज उसे क्या करेगी? दंडित करेगी। ये फर्स्ट समझौता। सेकंड समझौता क्या होता है? तो सेकंड में एक राजनीतिक समझौता होती है। सेकंड में एक राजनैतिक समझौता और इस राजनीतिक समझौता के अंतर्गत एक सरकार बनाई गई और जिसे भी कुछ अधिकार सौंपा गया। एक सरकार बनी और जिसे कुछ अधिकार सौंपा गया। ठीक है, तो ये लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कमेंट जरूर करना। कोई भी समस्या हो, आपको एनी प्रॉब्लम कमेंट, कोई भी दिक्कत मैं हूं। सिर्फ लिंक को थोड़ा अगर आपकी इच्छा हो शेयर कर देना, न इच्छा हो मत करना। आप ही क्लास देख के अधिकारी बन जाओ, बहुत है। ठीक है, अब आते हैं रूसो पे। रूसो हम समझते हैं रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ठीक है, हम क्या समझते हैं? रूसो का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इनकी बड़ी अच्छी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बड़ी अच्छी पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इनकी बुक है और बहुत अच्छी किताब है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनको प्रजातंत्र का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, प्रजातंत्र के ये अग्रदूत के रूप से आपके बीच में फेमस है। ठीक है, रूसो जो है वह आपके प्रजातंत्र के अग्रदूत भी कहलाते हैं। ठीक है, किसके? प्रजातंत्र के अग्रदूत। ठीक है, तो रूसो का संबंध अर्थात कि वो प्रजातंत्र के अग्रदूत भी कहलाते हैं। अब आइए, ये किस प्रकार के मानव स्वभाव का चित्रण करते हैं? बड़े इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। चलिए इनका मानव स्वभाव देखते हैं। रूसो के अंतर्गत मानव स्वभाव, तो भैया रूसो कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। बहुत अच्छी लाइन है। यहां पर इन्होंने मानव स्वभाव के संबंध में कहा
मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु सर्वत्र जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ होता है। तो यहां पर ये कहना क्या चाह रहे हैं, अर्थात कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा होता है। हर एक मानव मौलिक रूप से तो बड़ा बिंदास व्यक्ति होता है, तो बुरा कहां होता है? तो भैया वह बुरा होता है सामाजिक बुराइयां से। ठीक है, तो सामाजिक बुराई ही मानवीय अच्छाई में क्या है? बाधक है, जिसके कारण वह जंजीरों से जकड़ जाता है। राइट, अर्थात कि मनुष्य मौलिक रूप से बहुत अच्छा होता है, लेकिन सामाजिक बुराइयां जो होती है वह उसके अच्छाई में बाधक होता है। आपके धर्म पंथ निरपेक्षता में क्या कहा गया कि धर्म से समर्थित कोई सामाजिक बुराई हो तो राज्य उसे समाप्त कर देगा, चाहे वह सती प्रथा हो, चाहे वह बाल विवाह पर कानून हो। अर्थात कि हम अगर देखें तो वह मानव मौलिक रूप से अच्छा है, लेकिन वह सती प्रथा सामाजिक बुराई ने उसकी अच्छाई में बाधक बना दिया। तो मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ, लेकिन सर्वत्र जगह किससे जकड़ा चला जा रहा है? जंजीरों से जकड़ा होता है। अब आइए इनके प्राकृतिक अवस्था में चलते हैं। तो किस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था थी? ठीक है, प्राकृतिक अवस्था, थोड़ा सा इंतजार करिए, चीजों को बता रहे हैं, समझिए। प्राकृतिक अवस्था, ठीक है, आइए रूसो के प्राकृतिक अवस्था को समझते हैं। तो यहां पर रूसो बड़ी बिंदास चीज कहते हैं कि इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द प्रयोग किया। व्यक्ति के लिए रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में आदर्श बर्बर, ठीक है, यहां पर व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या शब्द यूज किया? आदर्श बर्बर। तो आदर्श बर्बर अपने आप से ही इतना संतुष्ट था, जो रूसो ने जिस व्यक्ति के लिए आदर्श बर्बर शब्द प्रयोग किया। तो रूसो कहते हैं कि आदर्श बर्बर अपने आप में ही इतना संतुष्ट था कि न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न ही किसी का वह अहित करने की उसकी इच्छा थी। अर्थात कि व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट था, उसके अंदर न किसी प्रकार का स्वार्थ था, न किसी भी प्रकार की इच्छा थी। वह अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट था। उसे किसी भी साथी की भी आवश्यकता नहीं थी कि किसी साथी की उसे आवश्यकता हो। वह जो है किसी का अहित करने की भी उसके अंदर इच्छा नहीं थी। अर्थात कि प्रकार से कहिए कि रूसो के प्राकृतिक अवस्था में मानव जो था वो बिल्कुल अज्ञानी था, बहुत भोला भाला था, बहुत अज्ञानी बालक की तरह भोला भाला, बिल्कुल भोला भाला, और वह बड़ा सादगी और सुख का जीवन व्यतीत करता था। तो रूसो के में जो प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति था वह आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग किया, और आदर्श बर्बर खुद में क्या था? संतुष्ट था। इतना संतुष्ट था कि उसे किसी साथी की भी आवश्यकता नहीं थी, साथी की भी उसको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी, और वह किसी का अहित करने की भी उसके अंदर कोई इच्छा थी ही नहीं। अर्थात कि प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति था वह बिल्कुल अज्ञानी था, भोला भाला था, अज्ञानी, बिल्कुल भोला भाला, सादगी और परम सुख का वह जीवन व्यतीत करता था। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था
पूर्ण रूप से स्वतंत्रता एवं समानता से भरपूर था। पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी। अर्थात कि जो प्राकृतिक अवस्था था वह पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मौजूद थी, समानताएं मौजूद थी, कपट रहित, किसी भी प्रकार का कपट मौजूद नहीं था, सादगी भरा जीवन से भरपूर था और बिल्कुल पवित्र था। परंतु प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था। विवेक नहीं था। विवेक का नितांत बिल्कुल यहां पर अभाव था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कमेंट कर सकते हैं। तो रूसो के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी और भोला भाला व्यक्ति था। यहां पर पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, समानताएं मौजूद थी, पवित्र और कपट रहित अवस्था थी, लेकिन यहां पर विवेक का पूर्ण रूप से अभाव था। अब कोई व्यक्ति अज्ञानी होगा, भोला भाला होगा, तो वह एक घुमक्कड़ प्राणी की तरह होगा। आइए एक स्टोरी समझते हैं। तो एक व्यक्ति है, अब देखिए हम यहीं से प्राकृतिक अवस्था से हम एंट्री करेंगे समझौते के कारण में, लेकिन एक स्टोरी समझिए। अब प्राकृतिक अवस्था कैसा था? बिल्कुल व्यक्ति क्या था? भोला भाला, अज्ञानी, राइट, अज्ञानी था। अब यह व्यक्ति है, स्वभाव से व्यक्ति क्या है? घुमक्कड़ प्राणी है, वॉन्डरिंग मैन। यह ऐसे ही सड़क पे, रोड पर चल रहा था। अब यह व्यक्ति रोड पर चल रहा था, सामने से यहां पर एक पत्थर दिखाई देता है। आप ही रास्ते में चलते रहते हैं तो क्या काम करते हैं? पत्थर से किक मारने की कोशिश करते हैं। आप लोग शायद बचपन में या अपने इस अवस्था में भी किए होंगे, जैसे मैं भी कभी कभी रास्ते में चलता रहता हूँ, कुछ दिख गया तो मार देते हैं, और कभी कभी कोशिश करते हैं कि पूरा उस पत्थर को साथ में घर तक लेके जाए, आदत होती है। तो यह व्यक्ति घुमक्कड़ है, इसने पत्थर पे किक मारा, ठीक है, बिल्कुल अज्ञानी है, व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब इसने पत्थर पर किक मारा। जब उसने पत्थर पर पैर से तेजी से मारा, हो सकता है कि सामने कोई दूसरा पत्थर मौजूद हो, सामने कोई दूसरा पत्थर, स्टोन, ठीक है, मौजूद हो, और यह पत्थर जाकर सीधे इस पत्थर से टकरा जाता है। व्यक्ति देखता है यहां पर एक चिंगारी सी उत्पन्न होती है। चिंगारी, अभी व्यक्ति को नहीं पता है कि वह आग है। व्यक्ति अज्ञानी था, विवेक का अभाव था, आग उसको नहीं पता था। उसको लगा कि इस पत्थर से, इस पत्थर में टकराहट से कुछ चिंगारी उत्पन्न होती है। देखिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, उत्तर लेखन वक्त आप इन सब चीजों को नहीं लिखेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, चीजों को सॉर्ट करना। मैं बता दे रहा हूं, बौद्धिक शक्तियों से 2020 में भी प्रश्न पूछा, थोड़ा मैं डिटेल में चीजें बता दे रहा हूं इन विद्वानों के विषय में, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। बाकी हो सकता है कि इसमें कई टाइप के प्रश्न पूछ ले तो आप कर सको, इस कारण मैं थोड़ा बता दे रहा हूं। थोड़ा मैं इस चीजों को अनअकैडमी में कम समझाया था, तो यहां पर मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब इस पत्थर से पत्थर में चिंगारी उत्पन्न हुई, तो उसको लगा कि इन दो पत्थर से रगड़ने से कुछ चीजें उत्पन्न होती है, इस कारण उसने खेल का साधन मान लिया। अभी वो खेल का साधन माना है। हो सकता है एक भयानक हरी भरी जंगल थी, ठीक है, हो सकता है जंगल थी, बड़े बड़े पेड़ थे, ठीक है, बहुत जीव जंतु
पंछी सबसे भरपूर, ठीक है, पंछियों से पूरा भरपूर बड़े बड़े जानवर इस जंगल में मौजूद थे। अब उस वक्त व्यक्ति बिल्कुल आदर्श बर्बर की अवस्था में था, तो जंगल में ही रहता था। अब यही मानव जो है, हो सकता है कि यहीं पर बैठा है। अब यह मानव यहां पर बैठा है। वही जो दो पत्थर थे, उन पत्थरों को आपस में रगड़कर गेम खेल रहा था। अचानक से मान लो कि एक कोई बहुत भयानक जंगली जानवर की आवाज उसके पास तेजी से पहुंचती है। वह डर जाता है और पत्थर से रगड़ रहा था और डर जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज और समझिए, व्यक्ति स्वभाव से भूखा प्राणी होता है। हो सकता है कि वह अज्ञानी व्यक्ति कुछ कच्चा मांस खा रहा था और मांस को खा रहा था, रखता था और पत्थर से रगड़ता था, फिर खाता था। अचानक जंगली जानवर की आवाज सुनाई दी तेजी से। हो सकता है कि नीचे सूखी घास खूब हो और वहीं पे बैठकर वह ऐसा क्रीड़ा कर रहा था। उस जंगली जानवर की तेजी से आवाज से उसके हाथ से पत्थर छूटता है और वह पत्थर जब छूटता है तो वह मांस खा रहा था एक मुंह में डालकर। वह हो सकता है कि पत्थर छूटने से उस नीचे सूखी घास में तेजी से आग लग जाती है और व्यक्ति डर जाता है और उस कच्चे मांस को वहीं पर फेंक कर भाग जाता है। लेकिन व्यक्ति स्वभाव से क्या है, भूखा प्राणी है। जब आग शांत हुई, जंगली जानवर की आवाज सुनाई नहीं देने लगी, वह भागकर यहां आया था। फिर उसके बाद वह यहां पर पहुंचता है और इस मांस को खाता है तो उसको कच्चे से थोड़ा स्वादिष्ट, क्या थोड़ा क्या बहुत ज्यादा स्वादिष्ट महसूस हुआ। अब उसको पता चल गया। अब व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे क्या आ रहा है, ज्ञान आ रहा है। तो अब हम रूसो के समझौते के कारण में जा रहे हैं। अब ये कहानी अपने मन मस्तिष्क में रखना। अब इसी से क्या होगा, कृषि का आविष्कार होगा। धीरे धीरे आग की आविष्कार हुई, फिर कृषि का, धीरे धीरे अज्ञानता के वश में व्यक्ति धीरे धीरे विकास करता हुआ चला गया। ठीक है, अब यहां पर चीजों को समझिए। तो अब समझौते का कारण, समझौते के कारण, ठीक है, हम लोग समझते हैं समझौते के कारण में। तो प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, बिल्कुल आदर्श बर्बर की अवस्था थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हो गए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। अब जैसे वह मानव अज्ञानी था, विवेक का अभाव था, खूब स्वतंत्रता थी, खूब समानताएं मौजूद थी, कपट रहित, कोई कपट छल कपट कुछ मौजूद ही नहीं था। लेकिन इस आदर्श बर्बर अवस्था को किसी की नजर लगी। अब व्यक्ति विकास करने लगा था तो नजर विकास से लग गई। तो अब यहां पर यह अवस्था दूषित होने लगा। तो दूषित कैसे हुआ, तो भैया कृषि का आविष्कार हो गया। अब जब कृषि का आविष्कार होगा, अब जब कृषि का आविष्कार हो गया तो समाज है, सोसाइटी है, कृषि का आविष्कार हो गया, यहां पर कई लोग हैं। तो धीरे धीरे लोग क्या काम करेंगे, भूमि पर अपना अस्थायी अधिकार बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, संपत्ति का बोलबाला होने लगेगा। अर्थात कि भूमि एक बड़ी संपत्ति हो जाएगी जिसमें व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अस्थायी अधिकार करने की कोशिश करेगा। अब जब व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर आविष्कार करने की कोशिश करने लगेगा, एक व्यक्ति चाहेगा नहीं मेरा इतना हो जाए,
कुछ कहेगा नहीं मेरा इतना हो जाए। तो मेरे तेरे की भावना का विकास होगा कि नहीं होगा? तो मेरे तेरे भावना का विकास हो गया। अब जब मेरे तेरे की भावना का विकास हो गया तो प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अपनी अधिकार की इच्छा रखने लगा। अब जो प्राकृतिक अवस्था जिसमें बिल्कुल स्वतंत्रता समानता थी, कपट रहित जीवन था, अब बिल्कुल शांतिमय जीवन था, तो शांति जीवन क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो शांति का जीवन क्या हो गया? नष्ट हो गया। शांति का जीवन नष्ट हो गया, है ना? तो शांति का जीवन नष्ट हो गया। समाज की दशा लगभग कैसी होने लगी? हॉब्स की जैसी। समाज की दशा कैसी होने लगी? अभी हॉब्स को आपको समझाया। कुछ दशा वैसी बन रही है कि नहीं? कुछ दशा वैसे ही बन रही है। तो समाज की दशा कुछ हॉब्स के प्राकृतिक अवस्था जैसी हो गई थी। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था जैसी। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में क्या था? लोग शक्ति को अर्जित करना चाहते थे, अधिक से अधिक शक्ति। जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसा हाल था। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में थी। रूसों के प्राकृतिक अवस्था में तो व्यक्ति अज्ञानी था, अविवेकशील था, लेकिन उस प्राकृतिक अवस्था की नजर लग गई। कृषि का आविष्कार हो गया। कृषि का आविष्कार हुआ तो लोग अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार रखने चाह, तो अधिक से अधिक व्यक्ति भूमि का पर अधिकार रखने की वजह से मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। शांति का जीवन नष्ट हो गया। अब वो शांति ना समझ लीजिएगा कि वो कोई लड़की शांति उसका जीवन नष्ट हो गया, मतलब कि जो समाज में समृद्ध होते वो नष्ट होने लगे और समाज की दशा कुछ प्राकृतिक अवस्था जैसा हॉब्स का था वैसा बनने लगा। तो अब युद्ध और संघर्ष का वातावरण बन गया। मतलब कुछ युद्ध और संघर्ष का वातावरण तैयार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कि युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, है? ऐसा बनना शुरू हो गया। अब युद्ध और संघर्ष का वातावरण कौन नहीं चाहेगा कि न हो? सभी। तो युद्ध और संघर्ष की वातावरण से बचने के लिए एक रास्ता था सामाजिक समझौता। क्या रास्ता था? एक रास्ता था सामाजिक समझौता। तो आइए देखते हैं रूसों का सामाजिक समझौता क्या था। सामाजिक समझौता, ठीक है। अब हम जानते हैं सामाजिक समझौता को, फिर इसके बाद अभी ये लंबा टॉपिक मैं खींचूंगा, दो पार्ट में मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहा हूं क्योंकि मैं कुछ थिंकर पे आप लोगों से चर्चा करते चल रहा हूं, है ना, ताकि आप लोग जानते रहें कि हॉब्स लॉक रूसो, मान लो कि यूपीएससी है, कभी घुमा फिरा के पूछ ले तो आप करने की स्थिति में हो जाए। इसी कारण मैं इसको डिटेल में बता रहा हूं। तो समझौता, तो दोस्तों अब वह चाहेगा कि इससे छुटकारा हम पाए। युद्ध और संघर्ष का वातावरण कौन चाहेगा कि युद्ध और संघर्ष का वातावरण बना रहे? सभी चाहेंगे ना, शांति एवं सद्भावना का भाव समाज में बना रहे। तो इसके लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए, बैठे उठे। अब उनके द्वारा अपनी संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया, किंतु अधिकारों का यह संपूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया। कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा है, संपूर्ण समाज के लिए किया जा रहा है। अब जब यह समर्पण हो गया तो परिणाम स्वरूप, जब समझौता हो गया तो समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा, जनरल विल उत्पन्न होती है। सामान्य इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति इस जनरल विल, सामान्य इच्छा के अंतर्गत कार्यरत होंगे। तो यह रूसों का समझौता था। तो
उस युद्ध और संघर्ष के वातावरण से बचने के लिए, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र हुए, कलेक्ट हुए और उनके द्वारा अपनी संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया कि हम अपने संपूर्ण अधिकार को समर्पित करें। किंतु अधिकारों का यह जो संपूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो जाएगा तब तो फिर वही संघर्ष की स्थिति, वरन संपूर्ण समाज के लिए किया गया ताकि समाज में शांति एवं सद्भावना का भाव बन सके। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक सामान्य इच्छा, जनरल विल उत्पन्न होती है। सामान्य इच्छा किसके? संपूर्ण समाज की सामान्य इच्छा उत्पन्न हो रही है और सभी व्यक्ति इसी सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए अपना कार्य करेंगे। ठीक है, तो थर्ड फेज में हॉब्स, लॉक, रूसो ने इस सामाजिक समझौते का परिणाम दिया और सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया और इसने आपके समाज शास्त्र के उद्भव की एक पृष्ठभूमि तैयार करने में बहुत बड़ा कार्य भी किया। इसी थर्ड फेज में एक टॉमस मोर विद्वान थे, उन्होंने यूटोपिया एक पुस्तक लिखी। टॉमस मोर और बुक क्या था? यूटोपिया। ठीक, तो ये जो टॉमस मोर है थर्ड फेज में ये भी विद्वान थे और इन्होंने भी अनेक जितनी भी सामाजिक समस्याएं थी उस पर चर्चा किया, समस्या पर चर्चा किया। ठीक है, तो थर्ड फेज में आपको हमने जो आपके बार्टमोर साहब हैं उनके तीनों 4 फेज है, अभी हमने कुल 3 फेज पर चर्चा किया। चौथा फेज में आप लोगों को क्या कहते हैं कल के लेक्चर में समझाऊंगा। किसी को कोई दिक्कत वो कमेंट कर सकता है, कोई भी समस्या हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो एक बार आप कमेंट कर देंगे तो आपके कमेंट को हम अच्छे तरीके से जवाब दे देंगे। ठीक है, तो अब टीबी बार्टमोर का मैंने 3 चरण बता दिया है। चौथे चरण पे आप लोगों को मैंने मॉन्टेस्क्यू के विषय में थोड़ा बताना पड़ेगा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आप लोगों को मैं थोड़ा इसमें डार्विन इन सब का थोड़ा बहुत स्पेंसर के विषय में भी मुझे बताना पड़ेगा। बाकी आप लोगों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें बताऊंगा, इन लेक्चर को नोट कर लेना और अच्छे तरीके से समझ भी लेना। कोई दिक्कत? ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग थोड़ा शेयर कर देंगे अच्छी बात है, ना करेंगे तो आपकी इच्छा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।